उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को अभिनंदन है। योगी आदित्यनाथ जी का न्यूज़ 18 एजेंडा उत्तर प्रदेश के महामंच पर। इस सेशन का हमने नाम लिखा है योगी का जलवा 2022 में क्या भगवा। और आप कह रहे हैं फर्क साफ है 2017 से पहले और 2017 के बाद। लेकिन अखिलेश कह रहे थे कि हम 400 ला रहे हैं, बाकी 3 सीटों में पूरा विपक्ष बढ़ जाएगा। मैं धन्यवाद दूंगा पहले न्यूज़ 18 को कि उन्होंने एजेंडा यूपी में आज इस बात की घोषणा की है कि 2022 में भी योगी का भगवा अपना जलवा कायम रखेगा। मैं सचमुच आपको और आपकी पूरी टीम को इसके लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। देखिए, सपना देखना कोई बुरी बात थोड़े है। बहुत सारे लोगों के सपने में तो भगवान कृष्ण भी आ रहे हैं, लेकिन सपने हकीकत में क्या है और जब उनको अवसर मिला था तब उन्होंने क्या किया था, यह भी सबकी जबान पर है। और मैं इस बात को कह सकता हूं कि हमें इस बात पर गौरव की अनुभूति होती है। उत्तर प्रदेश भगवान राम की भूमि है, उत्तर प्रदेश भगवान श्री कृष्ण की भूमि है, उत्तर प्रदेश बाबा विश्वनाथ की पावन भूमि है, उत्तर प्रदेश गंगा और यमुना और सरयू की पावन भूमि है। और इन सब के लिए अगर सही मायने में किसी ने काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार ने किया है। तो सपने में जब भगवान कृष्ण उन्हें डपट रहे होंगे तो वे सुनते भूल गए होंगे। उन्होंने कहा होगा कि बेटा तू गया काम से, 400 सीटों पर तो तुम देखो मत। ये 3 सीट जो मिल रही हैं उसमें भी एक चाचा के लिए, एक परिवार के किसी सदस्य के लिए, एक कोई भूला भटका होगा तो उसके लिए 3 सीट तुम्हारे पल्ले, बाकी 400 बीजेपी के पक्ष में, बीजेपी के समर्थकों के पक्ष में। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, सपने में भगवान कृष्ण अगर आए हैं तो यही कहे होंगे। जो पहले सपना उल्टा देख लिया। लेकिन हम सवाल पूछ रहे हैं, हम अनाउंस नहीं कर रहे कि आप आ रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, हम सवाल पूछ रहे हैं कि पूछना ये चाहता हूं भगवा आ रहा है कि नहीं आ रहा। मैं यही पूछना चाहता हूं जी कि जिनका भगवान राम और भगवान कृष्ण पर विश्वास ही नहीं था, उनको काल्पनिक मानते थे, आज कैसे वे इस बात को किस मुंह से बोल रहे हैं। इसलिए प्रश्न वहां से होना चाहिए था जब कांग्रेस नेतृत्व की सरकार को बिन मांगे लोग समर्थन दे रहे थे और जब इन लोगों ने माननीय उच्चतम न्यायालय में शपथ पत्र दाखिल किया था जी कि भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण तो ये तो हुए ही नहीं, ये तो एक मिथक हैं। उस समय समाजवादी पार्टी उस कांग्रेस नेतृत्व की सरकार को समर्थन दे रही थी, इन्होंने कभी विरोध नहीं किया। तब भी राम सेतु के लिए कोई लड़ा था तो भारतीय जनता पार्टी लड़ी थी। राम सेतु बचा है, उसके कारण बचा है। भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण भारत के उन सभी आराध्य देवों के प्रति आस्था और सम्मान के साथ किसी भी प्रकार का कोई खिलवाड़ न करे। अगर ये कोई कर सकता तो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। इसलिए उनके पास जब कुछ नहीं बचा है तो अब तो राम की शरण में, कृष्ण की शरण में हर एक व्यक्ति जाने के लिए लालायित होगा। लेकिन भगवान भी इस बात को देखते हैं मेरा सच्चा भक्त कौन है। जी योगी जी, बीजेपी को ऐसा लगता है कि सच्ची भक्त वही है, लेकिन अखिलेश यादव भी भगवान को मानते हैं, उनको लगता है सच्चे भक्त हम भी हैं। क्योंकि बीजेपी कौन होती है सर्टिफिकेट देने वाली, नरेंद्र मोदी कौन होते हैं सर्टिफिकेट देने वाले, योगी आदित्यनाथ कौन होते हैं सर्टिफिकेट देने वाले। तो मेरा काउंटर सवाल आपसे ये है क्या बीजेपी सर्टिफिकेट दे रही है कौन हिंदू है, कौन भक्त है? हमने सर्टिफिकेट कभी किसी को नहीं दिया है जी। हम तो अपने आप को सर्टिफिकेट नहीं देते। ये हमारी ड्यूटी थी, हमें दायित्व मिला, हमने राम भक्तों की भावनाओं के अनुरूप कार्य किया। उन्हें दायित्व मिला था, उन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलाई थी।
हमें मौका मिला, हमने ब्रज तीर्थ विकास परिषद का गठन किया। उन्हें मौका मिला, उन्होंने कोसी कला का दंगा करवाया था और जवाहर बाग का दंगा करवाया था। अंतर यानी फर्क साफ है। ये देश भी देख रहा है, दुनिया भी देख रही है, उत्तर प्रदेश के नागरिक भी देख रहे हैं। तो ये फर्क जो साफ है, इस फर्क साफ को हर व्यक्ति महसूस कर रहा है। इसलिए 400 सीट किधर आनी है ये जनता तय कर चुकी है, और 3 सीट का हकदार कौन है ये भी जनता तय कर चुकी है। क्योंकि कोविड की थर्ड वेव आई हुई है, चुनाव आयोग ने रैलियों पे पाबंदी लगा दी है, अब डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए प्रचार होगा, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, चुनाव आयोग ने जो भी किया होगा सोच समझ के किया होगा। चुनाव एक संवैधानिक बाध्यता है, और अपनी संवैधानिक बाध्यता के अनुरूप चुनाव आयोग को, भारत निर्वाचन आयोग को चुनाव कराने थे। सभी राजनीतिक दलों की सहमति थी, उन्होंने चुनाव की घोषणा कर दी जी। उसके लिए गाइडलाइन तय की है, और सभी स्टेक होल्डर से बातचीत करने के बाद उन्होंने तय की होगी। मुझे लगता है उसका पालन किया जाना चाहिए, हर एक के लिए वो बाध्यकारी होना चाहिए। और इसमें बहुत सारी चीजें आएंगी। अभी वर्चुअली उन्होंने सुविधा दी है। अखिलेश जी कह रहे हैं कि लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कब्जा जमाए हुए हैं, जिनके पास संसाधन नहीं है वो वर्चुअल रैलियां कैसे करेंगे? उनके मन में एक सवाल है। ये देखिए, सवाल ये है, ये लोग तो हमेशा विकास के विरोधी रहे हैं। देखिए, सपा, बसपा, कांग्रेस, इन्होंने देश के विकास में ब्रेकर का काम किया। देखिए, सत्ता इस देश के अंदर और प्रदेश के अंदर खासतौर पर कोई भी ऐसा राजनीतिक दल नहीं है जो ये कह सकता हो कि उन्हें सत्ता न मिली हो। 1947 से लेकर के और 1990 तक अगर हम देखें, यानी जनता पार्टी के कार्यकाल को देखें, तो ज्यादा यानी कांग्रेस ने अनवरत प्रदेश के अंदर शासन किया। 1990 से 89 से लेकर के और 2017 तक 4 बार समाजवादी पार्टी को प्रदेश में शासन करने का अवसर मिला जी। 3 बार मोहन जी को प्रदेश के अंदर शासन करने का अवसर प्राप्त हुआ, बीजेपी को भी शासन करने का अवसर प्राप्त हुआ। हर एक ने भारतीय जनता पार्टी की कार्यपद्धति को भी, सपा की कार्यपद्धति को भी, बसपा की कार्यपद्धति को भी, कांग्रेस की कार्यपद्धति को भी देखा है। भारतीय जनता पार्टी को सेवा का, जब भी सत्ता में आने का अवसर मिला, हमने सत्ता का उपयोग सेवा के लिए किया, राष्ट्रभक्ति के लिए किया। कांग्रेस, सपा, बसपा ने सत्ता का दुरुपयोग किया जनता का शोषण करने के लिए, विकास कार्यों में ब्रेकर बन करके, और अपने राजनीतिक एजेंडे को सीधा करने के लिए वोट बैंक की उनकी पॉलिटिक्स ने प्रदेश में आतंकवाद को, नक्सलवाद को भड़काने का काम किया। कहते हैं वोट बैंक वाली पॉलिटिक्स तो आप कर रहे हैं। जब मैं आपको एग्जांपल देता हूं योगी जी, आप मथुरा का जब जिक्र आया, चाहे आप हो चाहे बीजेपी के अन्य नेता हो, आप कह रहे हैं कि हमने काशी भी बना दी है, अयोध्या भी बना दी है, अब हम मथुरा भी बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे? अब हम मथुरा भी बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे? पोलराइजेशन करने की तैयारी। जिसमें दम होगा वही बनाएगा, जिसमें दम होगा वही मथुरा को ही बनाएगा। और हम में दम है, हमने अयोध्या में जन भावनाओं के अनुरूप भगवान राम का भव्य मंदिर बना दिया। हम बना रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। जो लोग बोलते थे, क्या मतलब निकाला जाए? जो लोग बोलते थे, मतलब क्या निकाला जाए? जो लोग बोलते थे मंदिर को भव्य बनाएंगे, नहीं, जो बोलते थे, ईदगाह भी है, जो बोलते थे जी कि अयोध्या में परिंदा भी पर नहीं मार सकता, जो लोग बोलते थे कि अगर अयोध्या में फैसला आएगा तो खून की नदियां बहेंगी, कहां गए सब? कहां गायब हो गए? हमें दम था, हमने जो कहा सो करके दिखा दिया, डंके की चोट पे करके दिखाया है। देखिए, इसको आप दम कह रहे हैं, इसको हमने कहा काशी, आप इसको दम कह रहे हैं, लेकिन इस देश में एक गैंग है, वो कहता है ये कम्युनल एजेंडा है, ये कम्युनल एजेंडा है, ये कट्टरवाद है और ये हिंदुत्व है, जिसको आप कह रहे हैं हमारे में दम है। ये दबंगई जो है, इसको कट्टरवाद से जोड़ा जाता है। कट्टरवाद नहीं, अपने गौरव और अपने अतीत की गौरवशाली परंपरा की पुनर्स्थापना का एक अभियान है। नए भारत और श्रेष्ठ भारत के निर्माण की प्रवर्तमान अभियान का एक हिस्सा है। हमें भारत और भारतीयता पर गौरव की अनुभूति हो सकी, भारत की संस्कृति, भारत की परंपरा पर गौरव की अनुभूति हम कर सके, यह उसका एक हिस्सा है।
यह अवसर कांग्रेस को मिला था। सरदार पटेल जी ने स्वतंत्र भारत में सोमनाथ के मंदिर के पुनरुद्धार से इस कार्यक्रम का शुरुआत किया था। देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने उस कार्यक्रम में, पुनरुद्धार कार्यक्रम के लोकार्पण में जाकर के देश को एक संदेश दिया था। कांग्रेस ब्रेकर बनी, कांग्रेस उसमें बाधक बनी। कांग्रेस ने कभी भी इस एजेंडे को आगे नहीं बढ़ने दिया। तो एक कांग्रेस का पाप देश के खिलाफ। दूसरा, 1990 के बाद कांग्रेस विरोधी लहर में विभिन्न दलों को सत्ता में आने का अवसर प्राप्त हुआ। देश और प्रदेश की जनता कांग्रेस के पाप से उब चुकी थी। उन्होंने कांग्रेस से किनारा कसा और अयोध्या में उस समय राम भक्तों पर गोली चलाने का पाप समाजवादी पार्टी ने किया। प्रदेश को दंगों की आग में झोंका। तो केवल 1990 में ही नहीं, जब भी समाजवादी पार्टी को अवसर मिला, कोई व्यक्ति क्या अपने आप को सुरक्षित पाता था? आज मैं कह सकता हूं, हमारी सरकार जब अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा कर रही है, तो चाहे हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे वो किसी भी पंथ और वर्ग से जुड़ा हुआ है, हर व्यक्ति सुरक्षित है। याद रखना, दंगे जब होते हैं, अगर हिंदू का घर जलेगा तो मुसलमान का घर सुरक्षित थोड़े रहता है। अगर हिंदू का घर सुरक्षित है तो मुसलमान का घर भी सुरक्षित है। ये जो आप बोल रहे हैं, इसका तात्पर्य क्या है? तात्पर्य ये है, हमने दंगा मुक्त प्रदेश दिया। आप कह रहे हैं आपने दंगा मुक्त प्रदेश दिया। पिछली सरकारों ने दंगा युक्त प्रदेश दिया था। लेकिन जब आप मथुरा की बात कर लेते हैं, आप कहते हैं क्योंकि मथुरा में तो मथुरा में हमारा काम चल रहा है। हमने ब्रज तीर्थ विकास परिषद का गठन करके मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, बलदेव, तो एक सवाल मेरे मन में आया, इन सभी तीर्थों के विकास का कार्य चला। आपको मालूम है कि इन तीर्थों में 5 साल की सरकार, इन सभी तीर्थों में पहले क्यों नहीं किया ये सब इन कुछ? तीर्थों में जी, मांस, मदिरा और किसी भी प्रकार के मद्यपान को निषेध किया गया है। हमारी सरकार ने किया है ये सब काम। तो क्या ये विकास की वह प्रक्रिया है जो हमारे आध्यात्मिक और सांस्कृतिक गौरव को आगे बढ़ा रही है। आज भौतिक विकास का कार्य भी चल रहा है और यह कार्य पिछली सरकार भी कर सकती थी। पिछली सरकार ने कोसी कला का दंगा मथुरा में कराया था। पिछली सरकार ने जवाहर बाग की घटना मथुरा में करवाया था। एक बात बताइए योगी जी, आप जब इस तरह की बात करते हैं, आप मुख्यमंत्री हैं, तो क्या आपको नहीं लगता जब विपक्ष आरोप लगाता है कि इससे एक वर्ग को डराने की कोशिश है, फिर देखिए, एक भय का वातावरण बनाने की कोशिश? सत्ता में आए थे जी, हमने अपने संकल्प को 3 मुख्य बातों के साथ समेट करके इस बात को कहा था। एक, हम राष्ट्रवाद के मुद्दे पर कोई समझौता नहीं करेंगे। जी। दूसरा, हम सुशासन के लक्ष्यों को पूरा करेंगे। तीसरा, बिना भेदभाव के विकास के कार्यों को आगे बढ़ाएंगे। राष्ट्रवाद का एजेंडा जब हमारा आता है तो राष्ट्रवाद, अयोध्या में भगवान राम का मंदिर हमारे राष्ट्रवाद के एजेंडे का हिस्सा है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का हिस्सा है। काशी में भगवान विश्वनाथ का धाम उस सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का हिस्सा है। दिव्य कुंभ, भव्य कुंभ सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का हिस्सा है। मथुरा, वृंदावन, ब्रज तीर्थ विकास परिषद की स्थापना हमारे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का हिस्सा है। महर्षि वाल्मीकि की पावन भूमि को भव्य स्वरूप देना हमारे राष्ट्रवाद का हिस्सा है। संत रविदास जी के जन्मस्थली को दिव्य और भव्य स्वरूप देना हमारे राष्ट्रवाद का हिस्सा है। एक तो वही, दूसरा, एक सुरक्षा का बेहतर माहौल बनाना है। आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति, एटीएस के सेंटर स्थापित करके अगर किसी ने उत्तर प्रदेश के अंदर टेढ़ी नजरों से देखने का प्रयास किया तो राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से उसका काम तमाम करना भी हमारे राष्ट्रवाद का ही हिस्सा है। एक सवाल मेरा, एक जी, दूसरा सुशासन का एक भय मुक्त वातावरण देना। हमारी बेटियां भय मुक्त वातावरण में घर से बाहर जा सके, बाजार जा सके, स्कूल जा सके, कॉलेजेस जा सके, कोई उनको भय न हो। एक, लेकिन साथ साथ गरीबों को बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं का लाभ मिल सके। न जाति, न मत, न मजहब, न क्षेत्र, न भाषा, हर एक को मकान। हम पूछना चाहते हैं समाजवादी पार्टी को, 4 बार आपको अवसर मिला, कितने मकान आप दिए? हम पूछना चाहते हैं कांग्रेस को, 40 साल के उत्तर प्रदेश में शासन के दौरान कितने गरीबों को आपने मकान दिया? और मैं कह सकता हूं 40 साल में कांग्रेस ने जितने लोगों को मकान नहीं दिए होंगे, हमने पिछले 4.5-5 वर्ष के अंदर
43 लाख गरीबों को एक एक आवास उपलब्ध कराया है यूपी के अंदर। 2,61,00,000 लोगों को एक एक शौचालय उपलब्ध करवाए हैं। लेकिन अखिलेश यादव को लगता है कि ये हमारे सुशासन का भाग है। अखिलेश यादव को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ उनके कामों के फीते काटती है। आप लोग क्रेडिट लेते हैं, काम अखिलेश यादव ने कर रखा है, सपा की सरकार ने कर रखा है। देखिए, इस पर क्या कहना चाहते हैं? समस्या क्या है कि जो व्यक्ति 12 बजे सो करके उठता हो, उस पर सवाल पूछा आज मैंने उनसे। मैं भी पूछ रहा हूं, 12 बजे सो के उठता हो, उठने के बाद भी एक व्यक्ति उनका मुंह धोने के लिए खड़ा होता हो और फिर उसके बाद उनकी मालिश करके आगे बढ़ाओ, स्नान कराओ, 2 बजे वो अपना लंच लेंगे, तब तक साइकिल का समय हो जाएगा, साइकिल घुमाने का समय होगा। तो जो देखिए, कभी कभी नाम का प्रभाव होता है। आप बचपन में जिसको जिस रूप में पुकार देंगे ना, जीवन भर वे लक्षण उसमें दिखते हैं। और मुझे लगता है कुछ लोग हमेशा जिंदगी भर बबुआ ही रहते हैं, उनको कभी वो अपने को प्रौढ़ बनने ही नहीं देना है। वो कहते जब मैं उठूंगा तो मेरे को योगी जी का नंबर दे दीजिएगा, अमीश जी, उनसे लेकर, तो मैं उनको फोन करके बता दिया करूंगा मैं उठ गया हूं। नहीं, मैं तो फोन करके बार बार हालचाल पूछता हूं। मैं तो फोन करके सभी का हालचाल लेता हूं। मैं हमेशा फोन करता हूं। कभी नेताजी का हालचाल लेता हूं, कभी उनका स्वयं का हालचाल लेता हूं, पूछता हूं कि भाई आप, अब मैं जानता हूं कि सुबह देर में उठेंगे, इसलिए रात्रि 9 बजे के बाद फोन करता हूं, लेकिन उन लोगों को पता ही नहीं। उसके बाद जब यहां भी आए होंगे, आने के पहले उनका बकायदा 1 घंटा रिहर्सल हुआ होगा। भाई अब विकास के कार्य उनको याद होंगे नहीं, जानकारी होगी भी नहीं, क्योंकि महीने में काफी काम गिराए। मैं क्या करूं ना, 5 साल में अगर उत्तर प्रदेश शासन से जुड़ी हुई उनको अगर आप देखेंगे तो कार्यालय में वो शासन के लिए और उत्तर प्रदेश की जनता के लिए कितने दिन कार्यालय बैठे, इसी का वो ले लें उनसे हिसाब, तो बहुत होगा। घुमा फिरा करके आप देखेंगे तो वह कुल मिलाकर के 30 घंटे भी कार्यालय में नहीं बैठे होंगे। 365, यानी प्रदेश के अंदर 5 वर्ष के अपने शासनकाल के दौरान जो व्यक्ति 5 साल के कार्यकाल के दौरान 30 घंटे भी कार्यालय में बैठा हो, टोटल में लाकर के बोल रहा हूं, काम अपने बड़े सारे गिरा के गए। आज मैं क्या कह रहा हूं ना जी, उनको शासन की किसी भी योजना की जानकारी स्वाभाविक रूप से नहीं होगी, तो उनको ये बता दिया जाता है कि भाई ये चीज ये हुआ, ये चीज ये हुआ। अच्छा, फिर उसको जब समझ में नहीं आता तो लोग ये बोलते हैं अच्छा ये बोल दीजिए, अंत में कुछ नहीं जी, आप केवल ये बोल दीजिए कि साहब योजना हमारी थी, फीता उन्होंने काटा, क्योंकि वे इस लायक नहीं थे कि फीता काट सके। हम शिलान्यास भी कर रहे हैं और फीता भी काट रहे हैं। ये वही कर सकता है जी, ये वही कर सकता है जिसने विकास की योजना को बनते हुए भी देखा है और उसको लागू होते हुए भी देखा है। योगी जी, एक सवाल इस समय देश के मन में है कि योगी आदित्यनाथ चुनाव कहां से लड़ेंगे? क्योंकि मथुरा वृंदावन की बात हुई तो एक आपके सांसद है, उनको भी भगवान कृष्ण का सपना आया कि आप वहां से चुनाव लड़ें। तो योगी आदित्यनाथ चुनाव कहां से लड़ने वाले हैं? अयोध्या से लड़ने वाले हैं, मथुरा से लड़ने वाले हैं, गोरखपुर से लड़ने वाले हैं, कहां से लड़ने वाले हैं? देखिए, जब कंस की मूर्ति लगाने वालों के सपने में भगवान कृष्ण आ सकते हैं जी, तो कृष्ण अपने भक्तों के सपने में क्यों नहीं आएंगे? तो मैं क्या समझूं इसका इशारा? और नहीं, मैं वही कह रहा हूं ना जी, नहीं, सपना भाजपा के सांसद के सपने में तो भगवान कृष्ण आए होंगे, क्योंकि वह कृष्ण के ही भक्त हैं। लेकिन कंस की मूर्ति लगाने वालों के सपने में जब भगवान कृष्ण आ रहे हैं तो मैं यही कहना चाहता हूं, देखिए, यह पार्टी का, जहां से पार्टी को उचित लगेगा और पार्टी जहां से कहेगी हम लोग वहां से चुनाव लड़ेंगे। ये पार्टी का मामला है, पार्टी इसको तय करती है, पार्टी का संसदीय बोर्ड तय करता है और हम लोग उसको मानते हैं, उसको लागू करेंगे। तो आपको भी हाल फिलहाल में कोई सपना आया कि नहीं आया? नहीं, हम तो रोज उसी सपने में जीते हैं जी, उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की खुशहाली का जो कारक बन सके, उत्तर प्रदेश के विकास को देश के सामने एक नए मानक के रूप में प्रस्तुत कर सके, सुशासन, विकास और राष्ट्रवाद के मुद्दों को आगे बढ़ाना, यही हमारा सपना था। उसको हमने ईमानदारी से आगे बढ़ाया है। एक मुद्दा आया पीछे जिसमें प्रधानमंत्री की सुरक्षा में पंजाब में बहुत बड़ी सेंध लगी। आप भी एक बड़े सूबे के मुख्यमंत्री रहे हैं, आपका भी कार्यकाल करीब करीब 5 साल का है।
चन्नी साहब कहते हैं कि देखिए हमने इस पूरे मामले में प्रियंका जी को भी हमने जानकारी दे दी है। बीजेपी सवाल कर रही है कि ये संवैधानिक शपथ पर एक बड़ा सवाल या निशान है। आप इस पूरे घटनाक्रम पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, क्योंकि 20 मिनट प्रधानमंत्री एक फ्लाईओवर पे फंसे रहे जिसके 10 किलोमीटर की रेंज में पाकिस्तान था। ये घटना अत्यंत निंदनीय है, दुर्भाग्यपूर्ण है। भारत की फेडरल स्ट्रक्चर का एकदम अवमानना है और भारत के संवैधानिक मान्यता के अनुरूप भारत के पार्लियामेंट के बनाए गए एक्ट के अंतर्गत प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा, राष्ट्रपति जी की सुरक्षा, उपराष्ट्रपति जी की सुरक्षा, संवैधानिक पदों पर बैठे हुए उन सभी महानुभावों की सुरक्षा, जिस राज्य में वे महानुभाव जाएंगे उस राज्य की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए थी। पर कांग्रेस कह रही है पॉलिटिकल ड्रामा कर रही है भारतीय जनता पार्टी। देखिए, नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा। देखिए, नवजोत सिंह सिद्धू को कौन गंभीरता से लेता है? कांग्रेस नहीं गंभीरता से उनको लेती है, कांग्रेस की पार्टी नहीं लेती। उनके मंत्री, उनके पदाधिकारी रोज तो दिल्ली जा रहे हैं कि अगर यह व्यक्ति यहां रहेगा तो कांग्रेस का बेड़ा गर्क जरूर करा देगा। जो व्यक्ति भारत के दुश्मन देश के एक जनरल को गले लगा करके भाई मानता हो, बाजवा को, उसको आप जो है गंभीरता से ले रहे हैं। गैर जिम्मेदाराना बयान है। लेकिन कांग्रेस को देश की संवैधानिक संस्थाओं की अवमानना करने की एक आदत है। यह देश के सामने प्रश्न है कि जब प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा पर ये लोग खिलवाड़ कर सकते हैं तो देश और आम जनता जनार्दन के साथ इनका व्यवहार कैसा होगा? ये कांग्रेस के गैर जिम्मेदाराना रवैये को प्रदर्शित करता है और संवैधानिक संस्थाओं का अवमानना को भी प्रदर्शित करता है। मेरा अगला सवाल आपसे इसी मुद्दे पर है। क्या आपको लगता है कि इस पूरे घटनाक्रम में हमने एक सतही राजनीति देखी है? क्योंकि जिस तरह के बयान आए हैं, हरीश रावत कह रहे हैं कोई बम तो नहीं फट गया। एक कांग्रेस के विधायक है, वो कहते हैं नरेंद्र मोदी को तो पाकिस्तान चला जाना चाहिए अगर उनको इतना भारत में डर लग रहा है। देखिए, हरीश रावत तो फॉर्मर सीएम है। मैंने क्या कहा कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरह गैर जिम्मेदार हो चुकी है, नेतृत्व विहीन हो चुकी है। और जब नेता विहीन कोई दल होता है, जब कप्तान विहीन कोई संस्था होती है, कैप्टन विहीन कोई टीम होती है, उसकी स्थिति जैसे होती है वैसे ही कांग्रेस की भी स्थिति है। और यह देश के खिलाफ एक साजिश है, एक सामान्य साजिश नहीं है। ये देश के खिलाफ एक गंभीर साजिश है और मुझे लगता है पूरा देश इस साजिश को देख रहा है और मुझे लगता है कि कांग्रेस को जनता इसका सबक भी सिखाएगी। मेरा अगला सवाल आपसे आईटी रेड पर है। ये इत्र वाला किसका मित्र है? क्योंकि बीजेपी कह रही है ये समाजवादी पार्टी का मित्र है। प्रधानमंत्री ने भी रैली में बोला, आपने भी अपने कार्यक्रमों में बोला इसको। लेकिन समाजवादी पार्टी कह रही है ये गलती से आईटी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से मिस्टेक हो गया है। ये समाजवादी पार्टी ज्यादा बेहतर जानती होगी, क्योंकि आईटी के रेड का सबसे ज्यादा पीड़ा समाजवादी पार्टी को ही हुई थी। दूसरा, 2015 में फ्रांस, जर्मनी और नीदरलैंड की विजिट के फोटो उस सज्जन के किसके साथ में है? आखिर किसके साथ में है? तीसरा, अगर किसी एक के यहां आईटी के रेड पड़ रहे हैं और अगर आपका उससे कोई लेना देना नहीं तो फिर आपको पीड़ा क्यों हो रही है? आप पढ़ने दीजिए ना। आईटी का काम है, अपना काम कर रहा है। नोट की गड्डियां निकल रही हैं, ये दिखाता है। दीवारों से नोट निकल रहे हैं, दीवारों से नोट निकल रहे हैं। एक दिखाता क्या है? वो कहते हैं रेड किसी और पे मारनी थी, मार किसी और पे दी। यही समाजवादी पार्टी का तर्क है अखिलेश जी का। यही तो फर्क साफ है, यही तो हम कह रहे हैं फर्क साफ है। आज जिन गरीबों का भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार मकान देने पे जो पैसा खर्च कर रही है, जो पैसा गरीबों का शौचालय बनाने पे खर्च कर रही है, गरीबों को फ्री में राशन देने में खर्च कर रही है, गरीबों को फ्री में विद्युत कनेक्शन देने और फ्री में उनको अन्य सुविधाएं देने में खर्च कर रही है, यही पैसा पहले जनता जनार्दन का ऐसे ही दीवालों में बंद हो जाता था और दीवालों में बंद करके आज आईटी
और जीएसटी की टीम जी जेसीबी लगा करके, क्योंकि जेसीबी को एक ब्रांड के रूप में हमने प्रस्तुत किया है माफिया के खिलाफ, उस ब्रांड का उपयोग करते हुए अब जेसीबी उस नोट को निकालने में भी कर रही है। और ये पीड़ा देखिए, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बसपा की पीड़ा पहली बार नहीं है। याद करिए, इनकी संवेदना कभी किसी गरीब के साथ थी, किसी कमजोर के साथ, विकास की किसी गांव की योजना के साथ कभी नहीं थी, महिला की सुरक्षा के साथ कभी नहीं थी। उनकी पीड़ा क्यों कब होती है? उनको पीड़ा तब होती है जब माफिया पे बुलडोजर चलता है। उनकी पीड़ा कब होती है? जब किसी पेशेवर चोर के यहां से, ठोको तंत्र की सरकार चला रहे हैं, जब किसी पेशेवर चोर के यहां से आज जेसीबी से पैसा निकाल करके जी। और नोट का पहाड़ खड़ा कर दिया जाता, तब उनको पीड़ा होती है। पर वो कहते हैं कि ये ठोक तंत्र की सरकार है। आप बड़े गर्व से बोलते हैं कि हम ठोक देंगे, वो ये कहते हैं। तो आतंकवादियों को आरती करने के लिए तो भगवान ने उनको पैदा ही किया है, और हम लोगों को तो इसी बात के लिए भेजा है कि परित्राणाय साधुनाम और विनाशाय से दुष्कृताम। हम तो इसी के लिए आए हैं। वो कहते हैं आपका ठोको राज है, बुलडोजर राज है, और प्रधानमंत्री ने एक शब्द यूज किया आपके लिए, उपयोगी। यूपी के लिए आप बहुत उपयोगी हैं, तो उसके जवाब में उन्होंने ये बोला। मैंने कहा ना, उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता के हित के लिए जो आवश्यक होगा, सरकार वो काम कर रही है जी। सरकार ने वो काम किए हैं, और उत्तर प्रदेश के लिए जो अच्छा होगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार वही कार्य करेगी। क्योंकि वो कहते हैं वो जो उनका इत्र है, वो जो बीजेपी नफरत फैला रही है, उसको समाप्त कर देगा, जो परफ्यूम वो लेकर आए हैं। ये इत्र ही प्रदेश की बददुआ की एक संताप झेलने के लिए इनको मजबूर किया है, और यह इत्र नहीं, अब ये समाजवादी पार्टी का बदबू जनता भी इससे नफरत कर रही है। चलिए, अगली बात मैं हिंदुत्व की कर लेता हूं, क्योंकि आप सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं है, आप महंत भी हैं, एक योगी भी हैं। हिंदू और हिंदुत्व पे इस देश में एक बहुत बड़ी बहस राहुल गांधी ने खड़ा करने का प्रयास किया है। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? राहुल जी हिंदू अलग है, हिंदुत्व अलग है। राहुल जी जब विदेश में जाते हैं तो भारत को कोसते हैं, केरल में जाते हैं तो अमेठी की जनता को और उत्तर प्रदेश वासियों को कोसते हैं। राहुल जी पे कोई विश्वास करता है क्या? कोई उन्हें गंभीरता से लेता है क्या? उन्हीं की पार्टी नहीं गंभीरता से ले रही है, उन्हीं की पार्टी उन्हें गंभीरता से नहीं ले रही है, तो देश क्यों उन्हें गंभीरता से लेगा? आपने कह दिया वो एक्सीडेंटल हिंदू हैं, वो तो जनेऊधारी हिंदू बोलते हैं अपने आप को। तो हमने कहा ना कि वक्त के साथ ये लोग बदलते हैं, वक्त के साथ। आज इस देश की सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के प्रवाह ने इन सबको जनेऊ पहनने के लिए मजबूर कर दिया है, और अयोध्या में राम राम कहने और मथुरा वृंदावन में राधे राधे कहने के लिए मजबूर कर दिया है, काशी में हर हर महादेव कहने के लिए मजबूर कर दिया है। ये अयोध्या, काशी, मथुरा सब ले जी। ये हमारे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की विजय है, और मैं कह रहा हूं, आप देखना कि बहुत सारे लोग अभी ऐसे होंगे जो अभी कुछ समय के बाद ये सब इसी प्रवाह के राही बनते हुए दिखाई देंगे। मेरे हमारे साथ यहाँ पर एक कन्हैया मित्तल भी है, इनका गाना बड़ा वायरल हो रहा है, और ये बहुत जिसे कहते हैं काफी खाटू श्याम के बड़े भजन करते हैं, आपको भी बहुत पसंद करते हैं। ये कुछ कहना चाहते हैं, कुछ सुनाना भी चाहते हैं, बताइए। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे, यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे। योद्धा भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है, योद्धा भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है। घनश्याम कृपा कर दो, घनश्याम कृपा कर दो, मथुरा भी सजाएंगे, घनश्याम कृपा कर दो, मथुरा भी सजाएंगे। ऊपर से नहीं है हम, अंदर से राम के हैं, ऊपर से नहीं है हम, अंदर से राम के हैं। बस इसीलिए योगी बंदे कमाल के हैं, इसीलिए योगी बंदे कमाल के हैं। ये बात सच्ची है तो आपको भी मेरे साथ गाना है। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, दुनिया में फिर
सुनने को मिलता है, योगी जी आए हैं, योगी ही आएंगे, योगी जी आए हैं, योगी ही आएंगे। संतों की नगरी को, संतों की नगरी को बाबा जी चलाएंगे, संतों की नगरी को बाबा जी चलाएंगे। जो राम को लाए हैं, जी कन्हैया जी, हम उनको लाएंगे, जी, मुझे जो तो लगा राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। भारत माता की। बहुत बहुत शुक्रिया कन्हैया जी, आप यहाँ पर आए, आप यहाँ पर आए और आपने अपनी बात को रखा। योगी जी कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, मैं धन्यवाद दूंगा कन्हैया जी को, उन्होंने कन्हैया के अनुरूप गा करके जी अपने आप को साबित कर दिया है। और मैं देख रहा था, मैं इनको पहली बार मेरी उनसे मुलाकात हो रही है जी, लेकिन मैं देख रहा था कि प्रदेश के अंदर जगह जगह इनका जो ये भजन है ये जगह जगह चल रहा है। और बहुत सारी जगह तो मैं देख रहा था कि शादी ब्याह में भी ये सब गाते हुए लोग उसको बजाते हुए चल रहे हैं। तो ये एजेंडा इन्होंने नया सेट कर दिया। ये चेंज कर दिया। माहौल क्या है जिसमें जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे? और ये जो एक गाना है, लेकिन ये बीजेपी की तो अब स्टेटमेंट हो गई है। क्या आपको लगता है कि ये हिंदुत्व है जिस की बात कन्हैया मित्तल कर रहे हैं, ये हिंदुत्व है और राहुल गांधी जिस पर टिप्पणी कर रहे हैं? देखिए, ये अंतःकरण का भाव है। राम नाम लेने वाले हनुमान भी थे और राम नाम लेने वाला कालनेमी भी था। भाव दोनों के अलग अलग थे। हनुमान जी का जन्म किस परंपरा के साथ हुआ था हर व्यक्ति जानता है, लेकिन वह लोक पूज्य हो गए। लेकिन और राम को अंतःकरण से जो भजेगा, राम के काज को जो अंतःकरण से आगे बढ़ाएगा, वो यशस्वी होगा। सिर्फ अगर राम का नाम होगा, सिर्फ अगर राम की बात होगी, तो रहीम का क्या होगा? ये सवाल दूसरी तरफ से आता है। तो राम, जहां राम है वही रहीम भी है। अगर राम का नाम है तो ही रहीम का नाम है। अगर राम का नाम ही नहीं तो फिर रहीम भी कहां से आएंगे? अब ये तो आप लंबा आपने मैंने वही कहा जी। अगर राम रहेंगे तो ही रहीम आ पाएंगे। अन्यथा जो ये लोग राम का विरोध करते हैं ना, ये सब तालिबानीकरण के समर्थक हैं। आप कह रहे हैं कि सेकुलरिज्म तालिबान के राम की समर्थक वजह से है। इस देश में अगर सेकुलरिज्म है तो वो राम की वजह से है। हिंदू इस देश के सेकुलरिज्म की गारंटी है। जी, भारत पंथ निरपेक्ष है ही इसलिए क्योंकि भारत हिंदू बाहुल्य है। उत्तर प्रदेश में सबकी सुरक्षा की गारंटी है ही इसलिए क्योंकि मैंने कभी नहीं कहा ना कि मैं केवल हिंदुओं को सुरक्षित करूंगा। मैंने तो कहा भाई योजनाओं का लाभ सबको, सुरक्षा सबको, लेकिन तुष्टीकरण किसी की नहीं। यही सही पंथ निरपेक्षता है। अगर हम अवैध बूचड़खाने बंद कराते हैं तो यह प्रदेश की 25 करोड़ जनता को बीमारी से बचाने का एक अभियान का हिस्सा है और 25 करोड़ जनता की आस्था के सम्मान का भी प्रश्न है। केंद्र सरकार एक फैसला ले रही है जिसमें 21 साल लड़कियों की शादी की भी उम्र होगी। उसको लेकर समाजवादी पार्टी के सांसद है एसटी हसन, उन्होंने बोला है कि बच्ची समझदार तो 16 साल की उम्र में हो जाती है, शादी की उम्र क्यों 21 करनी चाहिए। अबू आजमी ने तो एक ऐसी बात कही जो मुझे इस मंच पे बोलने में भी बहुत शर्मिंदगी हो रही है। उन्होंने बोला कि बेटी बहन अगर घर में अकेली भी हो तो अकेली बेटी के साथ भी मत रहो, शैतान कभी भी सवार हो सकता है। देखिए, ये उनकी मानसिकता है। समाजवादी पार्टी का संस्कार यही है। आधी आबादी के बारे में शकीबुल रहमान वर्क का आपने अभी उल्लेख किया ही नहीं। एसटी हसन और अबू आजमी, मैं क्या कर रहा हूं, ये तो आखिर ये तो समाजवादी पार्टी के चेहरे हैं। शकीबुल रहमान वर्क जो तालिबान का समर्थन करता है, एसटी हसन जो बालिकाओं के बारे में, अबू आजमी जैसे मोहरे नमूने हैं जो बेटियों के बारे में इस प्रकार का वक्तव्य देते हैं, और समाजवादी पार्टी इनको ढो रही है। सच्चाई क्या है? समाजवादी पार्टी के यही सही प्रवक्ता हैं और समाजवादी पार्टी का यही चेहरा है। आधी आबादी ही नहीं, पूरे प्रदेश की सुरक्षा को दांव पे लगाने वाली ये पार्टी है और प्रदेश की सुरक्षा के साथ विश्वासघात करने वाली पार्टी है। मैं अब आपको एक ओवैसी साहब की बाइट दिखाता हूं। ओवैसी साहब कह रहे हैं
क्या, आप सुनिए और इसका जवाब दीजिए। ओवैसी साहब की बाइट को प्ले करते हैं। हालात बदलेंगे जब कौन बचाने आएगा तुमको। जब योगी अपने मठ में चले जाएंगे, मोदी पहाड़ों में चले जाएंगे, हो सकता है या कहीं पर जाकर रहेंगे, जब कौन आएगा। क्या कहेंगे योगी जी? कह रहे जब योगी मठ में चले जाएंगे, मोदी हिमालय में चले जाएंगे, तब कौन बचाने आएगा? ठीक बोल रहे हैं, वक्त आएगा, वक्त आएगा तो हैदराबाद भाग्यनगर भी बनेगा। पर आपको लगता नहीं है ये पोलराइजेशन का हाई पॉइंट है? ओवैसी इस तरह की बात कर रहे हैं, आप लोग काशी को भव्य बनाने की बात, मथुरा को भव्य बनाने की बात कर रहे हो। ओवैसी क्या करना चाह रहे हैं? ओवैसी से आप उम्मीद क्या करते हैं? ओवैसी से क्या आप सत्यनारायण की कथा सुनना चाहते हैं क्या? आप क्या उनको चाहते हो सत्यनारायण की कथा सुनाएं? उनका चेहरा मोहरा, उनका राग रंग जो है, वो कभी भारत के गौरव और भारत के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का प्रतीक हो ही नहीं सकता। उनके जो संस्कार हैं वो बोलेंगे, मेरे जो संस्कार होंगे मैं वो बोलूंगा। पर वो तो अखिलेश जी के खिलाफ भी बोल रहे हैं। देखिए, वो कहते हैं कि 19% मुसलमानों का कोई सगा नहीं है। मैं वही कह रहा हूं, सबने ठगाया। अगर यही दिमाग में बात सबके आ जाता तो ये वोट बैंक की राजनीति ही समाप्त हो जाती। राष्ट्रवाद, सुशासन और विकास पे राजनीति होती, इन मुद्दों पे चर्चा होती जी। कोई इन मुद्दों पे चर्चा नहीं करना चाहता है, क्योंकि सपा को भय है कि राष्ट्रवाद जिस दिन प्रखर होगा और जिस दिन हुआ उस दिन वंशवाद और जातिवाद समाप्त। वो कहते हैं हम तो गन्ने की बात करते हैं, ये जिन्ना की बात करते हैं। हमने गन्ना की बात भी की और उन्होंने जिन्ना की बात की। हमने गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य का भुगतान किया। वे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती के अवसर पर जब पूरा देश राष्ट्रीय एकता दिवस मना रहा था, उस दिन उन्होंने जिन्ना का महिमा मंडन कर दिया। लेकिन आप तो मुगलों को भी इस चुनाव में लेके आ रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री ने भी औरंगजेब की बात करी, आप भी कई बार उसके एग्जाम्पल देते थे, ऐसा क्यों? जिन्होंने अत्याचार किया है जी, जिन्होंने अन्याय किया है, जनता को अतीत की उन गलतियों के बारे में एहसास कराना भी ये दायित्व है। और यही बात कही गई, काशी किस किस के अत्याचार का शिकार नहीं हुई? क्या औरंगजेब ने बाबा विश्वनाथ के मंदिर को तोड़ने का कार्य नहीं किया था, अपवित्र करने का कार्य नहीं किया था? क्या बाबर ने अयोध्या में राम जन्मभूमि को अपवित्र नहीं किया था? कौन इसको भूल सकता है? और मुझे लगता है कि अतीत को विस्मृत करके हम गौरवशाली भविष्य की नींव नहीं रख सकते। बिल्कुल आखिरी दौर की ये बातचीत है। आप देवबंद के अंदर, ये सवाल है, आपने कहा कि पहले की सरकार आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेती थी, हम आतंकवादियों को ठोकने के लिए एटीएस सेंटर बना रहे हैं, लेकिन एटीएस का सेंटर बनाने के लिए देवबंद को ही क्यों चुना? देखिए, हम लोग हर उस स्थल पर जो राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति संवेदनशील है जी, वहां पर हम लोग अपने एक व्यवस्थित एजेंडे के तहत राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रख करके अपने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। और देवबंद भी है, क्योंकि देवबंद वह एक सेंटर है। हमारे तमाम बॉर्डर स्टेट तो आते ही हैं, अन्य देश से भी काफी महत्वपूर्ण और संवेदनशील क्षेत्र होने के नाते हमारा एटीएस का सेंटर वहां पे बन रहा है। पर जगह के ऊपर ही तो विवाद है। जगह इसलिए जो हमारे लिए उपयुक्त होगा, राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा। तो देवबंद में राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा आप मान रहे हैं? मैं क्या कह रहा हूं, जहां से भी हमें किसी भी एंटी नेशनल एलिमेंट को निशाना बनाने के लिए, जो भारत की सुरक्षा में सेंध लगाने के लिए आया, जहां से हमें उपयुक्त जगह मिलेगी, हम वहीं पे सेंटर बनाएंगे। और हमने इसलिए बनाया। अगला सवाल बिल्कुल आखिरी दौर की बातचीत है। अजय मिश्रा टेनी क्या प्रचार करेंगे बीजेपी के लिए? मुझे लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार करेगा। पर उनके बेटे पे बड़े सारे गंभीर आरोप हैं। देखिए, उसमें नियमानुसार जो कार्रवाई होनी थी, वो कार्रवाई नियमानुसार हुई है। अगला सवाल मेरा, ब्राह्मणों को लेकर इस बार बड़े सारे सम्मेलन हुए, ब्राह्मण बीजेपी को क्यों वोट डालेगा? क्योंकि इस बार सपा और बसपा कह रही है कि ब्राह्मण शंख बजाएगा और बीजेपी को हराएगा। देखिए, ये लड़ाई उससे बहुत आगे जा चुकी है जी। ये लड़ाई अब 80 बनाम 20 की हो चुकी है।
लड़ाई 80-20 क्यों? 80-20 की, ओवैसी कहते हैं 19। मैं क्या कह रहा हूं, 80-20 की, जो राष्ट्रवाद, सुशासन और विकास का पक्षधर है, जी, ऐसे 80% से अधिक लोग भारतीय जनता पार्टी के कमल फूल पर अपना बटन दबाएंगे। और जो लोग राष्ट्रवाद, विकास और सुशासन के विरोधी हैं, माफिया समर्थक हैं, अपराधी समर्थक हैं, पेशेवर दंगाइयों का साथ देते हैं, भ्रष्टाचारियों का साथ देते हैं, भारत विरोधी तत्वों को गले लगाते हैं, किसान विरोधी हैं, गांव विरोधी हैं, बेटियों की सुरक्षा के विरोधी हैं, वह 15 से 20% लोग अपना राह अलग बनाएंगे। और इसलिए 80 बनाम 20 के इस चुनाव में ब्राह्मण ही नेतृत्व देगा, समाज का प्रबुद्ध समाज ही नेतृत्व देगा। ब्राह्मण का मतलब जाति नहीं, प्रबुद्ध समाज से है, और प्रबुद्ध समाज ही नेतृत्व देकर के डबल इंजन की सरकार को फिर से यूपी में लाने का कार्य करेगा। आपने बेटियों की बात करी तो प्रियंका गांधी कह रही है लड़की हूं, लड़ सकती हूं, तो क्या देखते हैं आप? और ठीक ही बात है, थोड़ा राजस्थान और पंजाब के अंदर होने वाली घटनाओं के बारे में बोल देते और थोड़ा अपने पिछले अतीत को भी देख लेते। जो तंदूरी की घटना दिल्ली में हुई थी, उस समय कांग्रेस के ही एक नेता ने किस तरीके से एक महिला के साथ क्या नैना साहनी मर्डर केस, किस प्रकार का व्यवहार किया था, इन लोगों को थोड़ा उसकी तरफ भी देखना चाहिए। और कांग्रेस के बारे में आपका आकलन क्या है यूपी के अंदर? देखिए, कांग्रेस मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में आईसीयू में पड़ी हुई है। और प्रियंका जी तो बड़ी मेहनत कर रही है, राहुल जी भी आए थे अमेठी अभी। ठीक बात है भाई, जब आईसीयू में कोई पड़ा रहता तो उसके लिए तो अंतिम समय में मेहनत करनी पड़ती होती। जी चलिए योगी जी, आपने काफी समय दिया, लेकिन फाइनल नंबर तो आपसे मैं लूंगा, हमेशा मैं लेता हूं। आपने गोरखपुर में एक बार कहा था, आपका मैं इंटरव्यू करा था कि इस बार बहुत बड़ी जीत होगी भारतीय जनता पार्टी की। अब क्योंकि चुनाव है और नतीजे 10 मार्च को आएंगे, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। होली भगवा रंग की होगी या लाल रंग की होगी, ये तो समय बताएगा। मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपका नंबर क्या है? अखिलेश जी तो 400 बोल गए। मैंने कहा ना, मैं पहले भी कह रहा था, भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र में विपक्ष को भी चाहती है और स्वस्थ लोकतंत्र को आगे बढ़ाना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी 325 प्लस का लक्ष्य प्राप्त करेगी, कोई संदेह नहीं होगा। हां, अच्छा, आप 400 तक नहीं जा रहे हैं? आप 400 तक नहीं जा रहे अखिलेश जी? मैंने कहा ना भाई, जो वास्तविक संख्या होगी हम बोलेंगे, क्योंकि हमें मालूम है कि 10 मार्च के बाद जब शपथ ग्रहण होगी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहां पे बनेगी। उस समय हम लोग बोल सकेंगे कि देखो, हमने तो ये कहा था ना, वो पूरा हुआ। उन लोगों को उस समय मुंह छुपाने की स्थिति होगी नहीं। जब उनको बोलना ही नहीं तो इस समय बोल दो। मैं तो आश्चर्य होता है कि वो तो लिख के लेके आए होंगे अखिलेश जी, तो उन्होंने 400 बोल दिया। वो बीजेपी का संकल्प पत्र क्या कह रहा हूं ना, जी जी, वह अन्यथा यहां पे ये भी बोल सकते थे कि साहब हम 600 सीट लेके आ जाएंगे। तो यूपी में 600 सीट पाने वाले लोग हैं ये लोग। वेस्टर्न यूपी पर आप क्या कहना चाहते हैं? वेस्टर्न यूपी में इस बारी जयंत चौधरी और अखिलेश एक साथ हैं। देखिए, वो 2019 में सभी एक थे, सपा, बसपा, कांग्रेस, लोकदल, ये सब एक थे, सभी एक साथ थे। वेस्टर्न यूपी की जनता ने इस बात को देख लिया है, वेस्टर्न यूपी में कौन सुरक्षा दे सकता है, कौन विकास करा सकता है। किराना के पलायन को कोई भूला नहीं है, मुजफ्फरनगर के दंगों को कोई भूला नहीं है। मुजफ्फरनगर के जब दंगे हो रहे थे तब सपा दंगा करवा रही थी और आरएलडी मौन बनकर के तमाशबीन बनी हुई थी। क्या ये वेस्टर्न यूपी के लोग भूल जाएंगे जो नौजवान लड़के मारे गए थे वहां पर? आपको लगता है जाट मुसलमान एक साथ नहीं आएगा वेस्टर्न यूपी के अंदर? जाट प्लस मुसलमान, मैं क्या कह रहा हूं ना, वेस्टर्न यूपी में हर व्यक्ति तय कर चुका है, सुरक्षा जो सरकार देगी, पलायन जो सरकार रोकेगी, हम उसके साथ होंगे। और भारतीय जनता पार्टी ने सुरक्षा और पलायन के मुद्दे को, किराना में वापस फिर से लोग आ गए हैं। मेरे पिछले विजिट में मैं किराना स्वयं गया था, मैंने वहां भी एक पीएससी का सेंटर दिया है। पीएससी का एक पूरी बटालियन ही मैंने वहां बिठा दी है जी। और किराना पलायन नहीं होगा, किराना एक व्यापारिक केंद्र के रूप में फिर से उभर रहा है। यानी 25 वर्ष के बाद किराना में फिर से एक नया पेट्रोल पंप भी लगा है अभी।
देखिए अंतर, ये फर्क साफ है, फर्क साफ है। चलिए अब तो पता लगेगा कि 10 तारीख को क्या नतीजा आएंगे। योगी जी आपने इतना समय दिया हमें, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद न्यूज जी। 18 एजेंडा उत्तर बहुत-बहुत प्रदेश मंच पे आने के लिए।